प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में जनन होता कैसे है, जनन की प्रक्रिया क्या है। हमने पढ़ा कि लैंगिक जनन में दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में जाना था कि नर युग्मक मानव में वृषण में बनते हैं, वृषण में नर युग्मक बनते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, और मादा के अंडाशय में मादा युग्मक बनते हैं जिसे हम अंडाणु कहते हैं। तो अब ये निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है ये जरा समझ लेते हैं। तो फिर से एक बार हम पहले मादा जनन तंत्र के बारे में कुछ समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, और फिर उसमें हम बात करेंगे जनन कैसे होता है। तो यहाँ जो मादा जनन तंत्र का आप भाग देख रहे हैं, ये जो भाग है इस भाग को हम बोलते हैं गर्भाशय। ये जो गर्भाशय की भित्ति है ये लगभग 28 दिन का चक्र होता है स्त्रियों में मासिक धर्म का। मासिक धर्म का मतलब है ये जो भित्ति है ये 28 दिन तक धीरे धीरे मोटी होती रहती है और ये भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है। यदि 28 दिन के बाद यदि इसमें निषेचन नहीं हो पाता है तो 28 दिन के बाद ये जो भित्ति है ये धीरे धीरे टूटकर फट जाती है और टूटकर टुकड़ों में रक्त केशिकाओं के रक्त के साथ म्यूकस के साथ ये बाहर निकल जाती है सारी भित्ति, और इस तरह से ये गर्भाशय की भित्ति फिर से पतली हो जाती है। और जैसे ही मासिक धर्म समाप्त होता है तो मासिक धर्म समाप्त होने के बाद फिर से गर्भाशय जो है उसकी भित्ति मोटी होने लगती है। इस तरह गर्भाशय अपने आप को हर महीने संतान के स्थापत्य के लिए, संतान को भ्रूण को संभालने के लिए तैयार करता है। अब ये कैसे होता है? अगर हम बात करें मासिक धर्म चक्र की, ये बात है तो मासिक धर्म चक्र जो है, मासिक धर्म का एक पूरा चक्र रहता है। ये चक्र प्रारंभ होता है जब किसी स्त्री की आयु लगभग 12 वर्ष के अधिक हो जाती है, 12 के आसपास जाकर ये चक्र शुरू होता है। यानी कि जब एक मादा किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसमें मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। जब पहली बार मासिक धर्म प्रारंभ होता है इसे हम बोलते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन का मतलब है पहली बार मासिक धर्म का होना। ये लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता रहता है, और जब लास्ट बार आखिरी बार मासिक धर्म होता है, इसे लगभग 45 की उम्र को हम मान सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का मतलब है अब मासिक धर्म नहीं हो रहा है, तो रजोधर्म बंद हो चुका है, इसलिए हम इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो मासिक धर्म या रजोधर्म जो है वो एक पूरा चक्र है 28 दिन का। जब मासिक धर्म होता है तो यह प्रक्रिया लगभग 2 से 8 दिन तक चलती है। इस प्रक्रिया में भित्ति टूट जाएगी, टूटकर बाहर निकल जाएगी सारी। ये मासल स्पॉन्जी जो आभार है, सारा उभार जो है सारा बाहर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं होता क्या है। 28 दिन में, प्रत्येक 28 दिन में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और ये बाहर क्यों जाता है। यह अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। इस दौरान यदि इससे शुक्राणु आकर मिल जाता है तो यह निषेचित होकर भ्रूण में बदल जाता है, विकसित हो जाता है और धीरे धीरे इससे शिशु का विकास होता है। लेकिन ये हर मास एक में से होता है, एक महीने इसमें से होगा तो अगले मास इसमें से होगा, क्योंकि लगभग 1 मास का पीरियड है। 28 दिन लगभग 1 मास के बराबर है, तो क्योंकि मासिक धर्म लगभग 1 मास का पीरियड है इसलिए हम इसे मासिक धर्म कहते हैं, क्योंकि ये हर माह हो रहा है इसलिए इसको मासिक धर्म कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक अंडाणु निकला, यहां आया, निषेचन नहीं हुआ तो भित्ति टूट गई, टूटकर इसकी केशिकाएं फट गई, तो रक्त, म्यूकस और ये जो मासल स्पॉन्जी उत्तक हैं ये सब के सब बाहर निकल गए, और फिर से जो गर्भाशय की भित्ति है वो पतली हो गई। ये उस स्थिति में है जबकि निषेचन नहीं हुआ। लेकिन यदि निषेचन होता है तो क्या होता है, इसे जरा एक बार समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक अंडाणु एक निकला है, एक अंडाणु यहां से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब निषेचन होता कहां है कि सीसन यहां प्रवेश करता है भाग में और योनि में प्रवेश करता है, और योनि में प्रवेश करने के बाद सीसन से शुक्राणु अंदर छोड़ दिए जाते हैं। अब जो नर शुक्राणु हैं
वो गतिशील कोशिकाएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं गतिशील कोशिकाएं हैं। ये लाखों की संख्या में होते हैं, ये लगातार आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां से ग्रीवा से प्रवेश करते हुए ये लगातार आगे की गर्भाशय में डिंब वाहिनी की ओर या अंड वाहिनी की ओर ये बढ़ते हैं। अब इसी नलिका के भीतर ही, इस नलिका के भीतर ही अंडाणु में जब शुक्राणु मिल जाता है, तो शुक्राणु जैसे इसमें मिलता है तो एक कोशिका बन जाती है, एकल कोशिका। अब ध्यान दीजिए कि तो शुक्राणु है और एक है अंडाणु कोशिका। जब ये मिल जाएगा तो इसमें से जो केंद्रकीय पदार्थ है केवल वही अंडाशय में अंडाणु में प्रवेश करेगा, जबकि बाकी शुक्राणु का हिस्सा बाहर रह जाएगा। तो जैसे ही अंडाणु इससे मिल जाएगा, इसके मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने का प्रक्रम निषेचन है। जब ये मिल जाते हैं तो एकल कोशिका बन जाएगी। इस एकल कोशिका में दोनों गुणसूत्र आपस में, दोनों के क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए हैं, एक केंद्रक बन गया दो केंद्रकों का, और अब इस कोशिका को, जो एकल कोशिका बन गई है, इसे हम कहेंगे युग्मनज। तो एक युग्मनज कोशिका बन गई। ये युग्मनज कोशिका यही बनेगी, यहां युग्मनज बनेगा। युग्मनज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यह विकसित होने लगेगा, कोशिकाओं का गुच्छा बनाने लगेगा और धीरे धीरे यह भ्रूण में विकसित हो जाएगा। जब भ्रूण बन जाएगा तो भ्रूण यहां मांसल भित्ति में आकर जुड़ जाएगा और वो इससे जुड़ जाएगा। तो यहां जब भ्रूण विकसित होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से एक संरचना निकलेगी जो मांसल भित्ति को पकड़ लेगी और बाहर शिशु का विकास होने लगेगा। और अगर हम इसे क्रम से समझें तो कुछ दिनों बाद हमें इस तरह की संरचना विकसित होती हुई दिखाई देगी। इस तरह का एक उभार इसमें हमारी गर्भाशय में फिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है एक नली द्वारा शिशु जुड़ जाएगा। तो ये जो नाल है इसको हम गर्भनाल कहते हैं, अपरा कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा नीचे से तसरीनुमा संरचना होती है, एक तसरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय में धसी होती है, और पीछे की ओर नाल से शिशु नाभि में जुड़ा होता है। आप सभी की नाभि है, आप सभी की नाभि इसलिए है क्योंकि इस नाभि द्वारा आप माता से जुड़े हुए थे। तो ये वो हिस्सा है जिसके द्वारा माता से पोषण हम ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शिशु के सभी माता के शरीर में पहुंचते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी। अब रक्त का जो हमारा पोषण है वो सारा का सारा अपरा द्वारा यानी प्लेसेंटा द्वारा शिशु ग्रहण करता है। शिशु इसमें विकसित होता रहता है। अगर निषेचन हो जाता है तो उसके बाद मासिक धर्म नहीं होता है। तो जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाता है। लगभग 280 दिन तक शिशु विकसित होता रहता है। जब शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है तो शिशु के पूर्ण विकास के बाद जो मांसपेशियां हैं गर्भाशय की वो सिकुड़ने लगती हैं। वो इस तरह सिकुड़ने लगती हैं कि वो शिशु को आगे की ओर धकेलती हैं और शिशु योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इसीलिए हमने इसे जन्म नलिका भी कहा था, योनि को जन्म नलिका भी कहा था, क्योंकि यहां से जन्म हो जाता है उसका। तो ये प्रक्रिया है पूरी। फिर से एक बार समझ लें कि अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, इसमें शुक्राणु का बाहरी हिस्सा तो बाकी हिस्सा तो बाहर रह जाता है, केवल केंद्रकीय पदार्थ अंदर प्रवेश करता है, उससे कोशिका बनती है, युग्मनज बनता है, युग्मनज से फिर भ्रूण बन जाता है जो कोशिकाओं का एक गुच्छा है। इसमें अंगों की पहचान नहीं होती। भ्रूण क्या है? भ्रूण में अंग नहीं है। जबकि गर्भ क्या है? भ्रूण विकसित होकर गर्भ बन जाता है। गर्भ जिसमें हम अंगों को पहचान सकते हैं, हम जानते हैं अलग अलग अंगों को, उसके हाथ पैर चेहरा देखकर हम मनुष्य का गर्भ है ऐसा पहचाना जा सकता है, ये गर्भ है। गर्भ जब पूरी तरह विकसित हो जाता है तो उसे शिशु कहते हैं। फिर वह गर्भाशय का संकुचन होने लगता है और शिशु का जन्म हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मनुष्य में निषेचन द्वारा होती है। अब क्या हम आज एक ऐसे समय में हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, साथ ही ये जो शारीरिक संबंध होते हैं, जनन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो संभोग की प्रक्रिया है, इसमें बहुत प्रकार की समस्याएं, रोग भी फैलते हैं। इन्हें हम रोगों को हम कहते हैं एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचारित रोग। लैंगिक संचारित रोग, ये लैंगिक संचारित रोग कौन से हैं? लैंगिक संचारित रोग, इन्हें हम इंग्लिश में एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये कौन सी हैं? लैंगिक संचारित रोग वो रोग हैं जो लैंगिक संबंध द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। इन्हें हम लैंगिक संचारित रोग कहते हैं।
तो ये लैंगिक संचारित रोग, और इसी तरह से एड्स हमने पढ़ा। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड जो है, ये जो एड्स है, ये एक वायरस से होती है, HIV। इसके भी फैलने का सबसे प्रमुख कारण लैंगिक संबंध है। तो इससे बचने के लिए, इस तरह के संचारित रोगों से बचने के लिए, और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं चाहता ना उसे बहुत सारी संतान हो, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी नियंत्रण विधियां अपनाई गई हैं। इन नियंत्रण विधियों के बारे में जरा एक बार जान लेते हैं, क्या किया जा सकता है। फिर से मैं कहूंगा आपको, जब भी आपको कोई विधि पढ़नी हो, जब भी आपको कोई प्रश्न याद करना हो, सबसे पहले आप उसके मुख्य बिंदुओं को समझ लें। अगर आप मुख्य बिंदुओं को समझ गए तो निश्चित रूप से आपको आगे की जानकारी भी मिल जाएगी। सबसे पहला है रासायनिक विधि, या इसे हम गोलियों का प्रयोग भी कह सकते हैं। रसायनों का प्रयोग करते हैं। योनि में कुछ रासायनिक पदार्थ रख दिए जाते हैं जो शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं और निषेचन को रोकते हैं। तो ये है रासायनिक विधि। इसमें योनि में विशेष रासायनिक पदार्थ रख दिए जाते हैं जिससे निषेचन को रोका जा सकता है, रासायनिक विधि। दूसरी विधि हमारे पास क्या है? दूसरी विधि है हमारे पास हार्मोन नियंत्रण। हार्मोन नियंत्रण, इसके लिए विशेष प्रकार की हार्मोन नियंत्रण, इसके लिए विशेष प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से भारत में भी महिलाओं के लिए ऐसा प्रयोग हो रहा है। ये अंडाणु के निकलने को रोक लेती है। तो ये जो हार्मोन में बदलाव करके अंडाणुओं का बाहर जो निकलना रोका जाता है, जिससे अंडाणु उत्सर्जित ही नहीं होता। जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा तो निषेचन की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसे महिलाएं महीने भर गोलियां खाती रहती है ताकि अंडोत्सर्ग रोका जा सके। तो ये भी जन्म तरीका है। हार्मोन नियंत्रण करके भी हम निषेचन को रोक सकते हैं और जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है, तीसरी विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि, इस विधि में गर्भाशय में एक टी लगा दी जाती है जो गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है और निषेचन नहीं हो पाता है। लेकिन यह प्रक्रिया में, इसे आजकल हमारे भारत में इसका उपयोग किया जाता है, कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। तो कॉपर टी एक विशेष प्रकार की संरचना है, एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसे गर्भाशय में लगा दिया जाता है, और गर्भाशय में इस तरह लगाने पर यह गर्भ के मार्ग में शुक्राणुओं का जाना रोक देती है, और इससे भी जनसंख्या नियंत्रण को काफी हद तक रोका जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है, यानी कि निषेचन को रोका जा सकता है। लेकिन इन सभी विधियों में एक समस्या है। ये सभी विधियां निषेचन को रोकती हैं, जन्म होने से रोकती हैं, किंतु यह कोई भी विधि विशेष प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की, लैंगिक संचारित रोगों को या एड्स जैसी बीमारियों को रोकने में नियंत्रित नहीं कर सकती। अब इसके लिए चौथी विधि एक और उपयोग की जाती है, शल्य चिकित्सा विधि, शल्य विधि। इस शल्य विधि में क्या किया जाता है? शल्य विधि में ये जो गर्भ, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जिनको हम अंडवाहिनी बोलते हैं, इनको काट कर, मोड़ कर बांध दिया जाता है। इससे क्या होगा? इस तरह से दोनों अंडवाहिनियों को काट कर जब मोड़ कर बांध दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में इनसे निषेचन की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी, क्योंकि अंडाणु बाहर ही नहीं आ सकता गर्भाशय में। अब क्योंकि अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ सकता तो इसे रोक जाता है। इसे हम नसबंदी या नलबंदी कहा जाता है इसको। तो नली को बंद कर दिया जाता है। ये तो होता है महिलाओं में, जबकि पुरुषों में भी ऐसा किया जाता है। पुरुषों में ऐसा जो हमने देखा था कि अंडाणु जो है वो वृषण जो है वृषण कोश में होते हैं। तो वृषण कोश में से जहां से हमारा ये जो निकलती है शुक्रवाहिनी, तो यहां वृषण कोश में से शुक्रवाहिनी को काटकर यहां मोड़कर इसको बांध दिया जाता है। तो इस तरह से ये पुरुष नसबंदी कहलाती है, यानी कि नस को काटकर, इसको शुक्रवाहिनी को काटकर मोड़कर बांध देते हैं ताकि शुक्राणु ही आगे न जा सके। यह है शल्य चिकित्सा द्वारा जन्म नियंत्रण का तरीका। लेकिन इन सभी विधियों में, चारों विधियों में लैंगिक संचारित रोग,
एसटीडी या एड्स की कोई रोकथाम नहीं होती। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए एक पांचवी विधि है कंडोम का उपयोग। हालांकि इस कंडोम के उपयोग को आप यांत्रिक विधि में भी रख सकते हैं। तो कंडोम का उपयोग इसमें क्या किया जाता है, इसमें शीशे को कंडोम से ढक देते हैं या फिर आजकल मादा कंडोम के आ रहे हैं जिसको योनि में ही कंडोम रख देते हैं। इससे शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे और शुक्राणु न प्रवेश कर पाने पर निषेचन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निषेचन की कोई संभावना नहीं होगी और अब जन्म नियंत्रण को रोका जा सकता है। साथ ही साथ क्योंकि लैंगिक संपर्क में एड्स और इस विधि द्वारा एड्स और एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है यानी कि लैंगिक संचारित रोग है, जो लैंगिक संबंधों से बीमारियां फैलती हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियां, और साथ में एड्स, इन सब से भी बचा जा सकता है। तो हमने ये पढ़ा कि जन्म नियंत्रण के लिए ये विधियां अपनाई जा रही हैं। ये विधियां हमें इसलिए भी अपनानी है ताकि हम जनसंख्या नियंत्रण को रोक सके। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई है, हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ क्योंकि पालन पोषण के लिए माता पिता पर भार होता है, अधिक संतान उत्पन्न करने पर का कारण, एक बड़ा कारण गरीबी होती है। आप उन तबकों में जाकर देखिए, आप उन हिस्सों में, उन गरीब घरों में जाकर देखिए जहां गरीबी ज्यादा है, आप वहां देखेंगे संतानों की संख्या ज्यादा है, वो पालन पोषण नहीं कर पाते, बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते और बच्चे कम शिक्षित रह जाते हैं और ऐसी स्थिति में गरीबी और बढ़ जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से संपन्न बने और हम पारिवारिक समस्याओं से बाहर आ पाएं, इसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण को अपनाना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सी विधियां मैंने आपको बताई, ये आप सभी विधियों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। जब भी कुछ याद करना हो प्रश्न को, तो मैंने कहा सबसे पहले हेडिंग याद कर लीजिए, उसके बारे में उसको विस्तारित करना आसान हो जाता है। जबकि चित्र को समझ लेने के बाद हेडिंग लिखना या चित्र को समझ लेने के बाद किसी भी चीज को बताना आसान हो जाता है। आप चित्र को यदि ठीक से समझते हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सबसे पहले चित्र को बड़े ध्यान से बनाना सीखिए और समझिए। यदि आपको आ जाता है तो आपको अगली कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके साथ ही आज का ये लेसन जीव जनन कैसे करते हैं समाप्त होता है। अगले लेसन के साथ जल्द मिलेंगे।